नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। जिस मुल्क में अब तक आज़ादी के बाद से केवल एक प्रधानमंत्री ने अपना कार्यकाल पूरा किया हो, जिस मुल्क में सेना ने अधिकांश समय तक 4 दशक तक कम से कम राज किया हो, जिस मुल्क में प्रधानमंत्री या तो विदेश भागा हो या फिर तख्ता पलट के बाद उसकी हत्या कर दी गई हो, उस मुल्क को आज एक नया सेना प्रमुख मिला है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ नियुक्त करने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मुनीर को नया सेना प्रमुख चुना है। आसिम मुनीर सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का जगह लेंगे। जनरल बाजवा 29 नवंबर को सेना निवृत्त होने वाले हैं। पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने ट्विटर पर घोषणा की कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नामित किया है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर का नाम पुलवामा हमले से भी जुड़ा है, जब हमारे सेना के 40 जवान शहीद हो गए थे। उस समय पुलवामा हमले के दुर्दांत आतंकवादी हमले के समय आसिम मुनीर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के प्रमुख थे। पुलवामा हमला आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने कराया और इस हमले में पाकिस्तान की सेना और ISI का पूरा हाथ रहा। पाकिस्तान में ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सशस्त्र बलों में सबसे बड़ा पद है, लेकिन सेना में सैनिकों की तैनाती, उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण समेत सभी प्रमुख शक्तियां सेनाध्यक्ष के पास होती हैं। इस कारण पाकिस्तानी फौज में सेना प्रमुख सबसे ताकतवर माना जाता है, सेना में भी, समाज में भी, राजनीति में भी। सेना का पाकिस्तान में क्या रोल रहा, ये इसी बात से पता चलता है कि आज़ादी के 75 साल में आधे से ज़्यादा वक्त तक सेना ने शासन किया है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त संजय कुलकर्णी जी, स्वागत है आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमर आगा साहब, जो कि विदेश मामलों और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं। हम चर्चा करेंगे अपने खास मेहमान से, लेकिन देखते हैं कैसे नियुक्ति हुई है पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की। 1971 की जंग का फर्जी इतिहास बताने वाले, 90,000 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण से मुंह मोड़ने वाले, ऐतिहासिक और सैन्य दस्तावेजों के आईने में बेनकाब हो जाने वाले सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा का उत्तराधिकारी आखिरकार पाकिस्तान ने ढूंढ ही लिया। शहबाज शरीफ सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का नया सेना प्रमुख नियुक्त करने का ऐलान किया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ने मंगला ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल कार्यक्रम के माध्यम से सैन्य सेवा में प्रवेश किया। उन्हें फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में नियुक्त किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को बाद में 2017 की शुरुआत में सैन्य खुफिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया और अगले साल उन्हें ISI प्रमुख बनाया गया। हालांकि शीर्ष खुफिया अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल रहा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर 8 महीने के भीतर ही उन्हें बदल दिया गया। पाकिस्तान की राजनीति, कूटनीति समेत दूसरे क्षेत्रों में सेना का दबदबा माना जाता है, लिहाजा इसके प्रमुख पर दुनिया की निगाहें होती हैं। आसिम मुनीर को जनरल बाजवा का पसंदीदा अफसर माना जाता है। सेना प्रमुख के तौर पर बाजवा का कार्यकाल विवादों से भरा रहा, यहां तक कि उनके आखिरी दिनों में संपत्ति को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ। दरअसल एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बाजवा के आर्मी चीफ बनने के बाद उनके परिवार की संपत्ति में अकूत इजाफा हुआ। पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। बाजवा का इमरान खान सरकार से लंबा टकराव रहा। यही नहीं, इमरान खान अब भी लगातार सेना पर हमला बोल रहे हैं। यह पहला मौका है जब किसी राजनीतिक शख्सियत ने इस तरह सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर हमला बोला है। राजनीतिक मामलों में दखल के बाद कई बार तख्ता पलट भी सेना की ओर से हुआ है। पाकिस्तान के अब तक के 75 साल के इतिहास में आधे से ज्यादा वक्त तक सेना ने पाकिस्तान में शासन किया है। कहा जाता है सैयद आसिम मुनीर को इमरान खान पसंद नहीं करते। ऐसे में उनकी नियुक्ति के बाद पाकिस्तान की सियासत क्या मोड़ लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो पाकिस्तान को मिला है नया सेनाध्यक्ष और इस विषय पर किस तरीके से पाकिस्तान में दखल होती है सेना की सियासत में और वहाँ के राजनीति में, इस विशेष कार्यक्रम हम चर्चा करेंगे 2 खास मेहमानों से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त संजय कुलकर्णी जी, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमर आगा साहब। कुलकर्णी साहब, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे किस रूप में देखते हैं आसिम मुनीर का नया सेनाध्यक्ष के रूप में चुना जाना, भारत के लिहाज से पाकिस्तान की जो आतंक स्टेट
स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसके उस नीति के हिसाब से, कश्मीर के हिसाब से, और साथ ही साथ हमारे आपसी परस्पर संबंधों के हिसाब से? धन्यवाद। ये जो नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी के आ रहे, देखा जाए तो काफी लो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, इनके बारे में ज्यादा जानकारी सबको नहीं है, लेकिन ये ओटीएस से है, ना कि पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी से, लेकिन ओटीएस से पहले भी जनरल जियाउल हक, जनरल मूसा, ये है वो ओटीएस मंगला से पास आउट होकर के बने हैं। ये एक इन्फेंट्री ऑफिसर है। इन्फेंट्री ऑफिसर होने के नाते इनका जो खासकर जो है एफसीएनए यानी गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका, और उसके बाद 30 कोर कमांडर जो कि गुजरनवाला में है, वो डिफेंसिव कोर है। सर, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे, थोड़ी ऑडियो प्रॉब्लम है। कमर आगा साहब आपसे टिप्पणी लेना चाहेंगे, फिर आपके पास आते हैं कुलकर्णी साहब। कमर आगा साहब, किस रूप में देखते हैं पुलवामा पर हुए दुर्दांत हमले के समय आईएसआई चीफ के रूप में थे आसिम मुनीर, और साथ ही साथ जिस तरीके से अंदरूनी राजनीति इस समय पाकिस्तान की चल रही है, बाजवा के उत्तराधिकारी के रूप में आसिम मुनीर को किस रूप में देखते हैं? देखिए शनि, दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि उनका एक ट्रेडिशन है और उसमें कोई बर्ताव में कोई फर्क नहीं मुझे नजर आता। हालांकि जनरल बाजवा ने ये एक्सेप्ट किया है कि सेना जो थी पहले पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थी, राजनीति करती थी, अब नहीं करेगी। ये कहने की बातें हैं। जब तक कि उनकी पॉलिसी में परिवर्तन नहीं होगा तब तक सेना उसी तरह बरकरार रहेगी। उसकी सेना की दो मेन चीज़ें होती हैं। एक तो पहले ये कि एंटी इंडिया, हिंदुस्तान के खिलाफ काम करना, हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैलानी, हिंदुस्तान के अंदर खासतौर से कश्मीर को लेके अब उसके अंदर ट्रबल बचाना, एक्सट्रीमिज्म को भारत में बढ़ाना, ये उनका जो ट्रेडिशन है, इसमें मुझे नहीं अभी न। दूसरी उनकी पॉलिसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ का ये एक हिस्सा है, जिससे वो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाना चाहते हैं। तो इन दोनों पॉलिसी के परिवर्तन तो नजर आ नहीं रहा, कोई बड़ा उसमें कोई परिवर्तन होगा तो इनका भी वही हिसाब होगा। दूसरी बात ये कि ये ऐसे समय में आ रहे हैं जब पाकिस्तान की इंटरनल अंदरूनी हालात बहुत खराब है जी, और हो सकता है कि इन्हें सत्ता भी संभालनी पड़े, इसलिए कि ये आर्मी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी इमरान खान को, जिसने सेना को इतना बदनाम कर दिया है जी। और आम जनता सड़क पे खड़ी है। पॉलिटिकल इनका कोई आदमी ऐसा नहीं है जो सत्ता ले सके, शहबाज शरीफ हों या दूसरे पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो इतने कमजोर हैं, उनकी जनता में छवि बहुत खराब हो गई है। करप्शन में कि चलते हुए उनको इमरान खान ने पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। इवन नवाज शरीफ भी इंग्लैंड में बैठे, उनकी भी हिम्मत वापस आने की नहीं पड़ रही है, इमरान खान को चाहते नहीं है। हो सकता है कि जिसकी इसकी वजह से फिर इकोनॉमी एक साथ, पॉलिटिक्स भी खराब हो गई है मुल्क की, और दूसरी तरफ इकोनॉमी भी बैंकरप्ट हो गया है मुल्क, उसके पास पैसा नहीं है, 9-10 बिलियन डॉलर है। और फिर उसके बाद जो कब तक उधार से चलाएंगे, लोग परेशान हैं, सड़कों पे आ गए हैं, इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं। अब वो जानते हैं कि इमरान खान कोई क्रिस्मेटिक लीडर नहीं है, ये फेल प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन जब इनको आर्मी हटाने लगी तो इन्हीं ने तुरंत आर्मी के खिलाफ बात करने लगे, जिसको वजह से जनता को बहुत पसंद आया और जनता सड़क पे आ गई। तो आर्मी बहुत एक्सपोज हो चुकी। इन हालात में ये भी संभव है किसी न किसी स्टेज पे कि पाकिस्तान को के सेना चीफ को स्वयं सत्ता संभालनी पड़े, इसलिए कि वहाँ पे आतंकवादी संगठन और आतंकवादी ग्रुप बहुत हैं, वेपन्स भी बहुत हैं, लगातार हमले भी हो रहे हैं। बहुत से तालिबान ग्रुप जो है पाकिस्तान के खिलाफ भी हो गए हैं। वो स्वयं चाहते हैं कि ट्रू इस्लामिक स्टेट बननी चाहिए, और वो पाकिस्तान की सेना में विश्वास नहीं करते। तो चैलेंजेस बहुत हैं इनके साथ। जी, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त संजय कुलकर्णी साहब हैं। आपसे जानना चाहेंगे किस रूप में देखते हैं, खास करके तब जबकि जैश ए मोहम्मद का जो पुलवामा अटैक था, उस समय आईएसआई चीफ के रूप में आसिम मुनीर उस समय थे। और सबसे बड़ी बात यह कि इमरान खान से आपसी तनातनी के बाद सबसे कम समय तक वो आईएसआई चीफ भी रहे। किस रूप में देखते हैं भारतीय हितों को देखते हुए और दोनों देशों के परस्पर संबंधों को देखते हुए? इसमें कोई शक नहीं कि पुलवामा के वक्त डीजी आईएसआई थे, और डीजी आईएसआई के पद से इनको हटाया था इमरान खान ने, क्योंकि ये उन्हीं की जो फैमिली है, उनकी वाइफ के जितने कॉन्टैक्ट्स है, किस तरीके से पैसा कमा रहे हैं, उसके बारे में जब इमरान खान को बताया
तो इमरान खान को पसंद नहीं आया और इमरान खान ने इनको हटा दिया। तो ये डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस भी रह चुके हैं, ये FCNA के कमांडर है, जो कि जो जनरल बाजवा अभी जो चीफ रिटायर हो रहे उनके नीचे ही थे जब इन्होंने काम किया। तो इनको ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों ऑपरेशंस का काफी ज्ञान है। कुरान काफी मतलब पूरी कुरान मैं कह सकता हूँ कि इनको याद है। ये एक जब वो कर्नल थे तब उन्होंने कोर्स किया था। तो ये कहना ये नहीं कि ये फंडामेंटलिस्ट है, रेडिकल है, पर हिंदुस्तान के साथ इनका जो है मुझे लगता है ये हार्डलाइनर रहेंगे, चाहे वो जो जैसे सीज फायर अभी है। उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से बाजवा कितना भी कहे, उन्होंने यकीन करने की कोशिश की कि कम से कम सीज फायर वायलेशन कम से कम हो, और ये भी उसी प्रकार करेंगे जैसे बिल्कुल अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है इतनी खराब है कि वो अब कोई ऐसे गलत कदम उठाने की कोशिश नहीं करेंगे। और जिस प्रकार से उन्हें मालूम है कि अगर वो गलत कदम उठाते हैं तो उसका ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो ऐसे हालात में जब इनको चीफ बनाया गया, अगर देखा जाए तो सीनियर मोस्ट है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सब कहेंगे कि भाई सीनियर मोस्ट है, अब अपॉइंट हुआ है, कोई शक नहीं। तो पाकिस्तान में आज के वक्त सीनियर मोस्ट का अपॉइंट करना खास कर मुद्दा आता है, क्योंकि इमरान खान को किस तरह दूर रखना है, क्योंकि इमरान खान ने ही जनरल बाजवा को बनाया, जनरल बाजवा ने ही सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर रखा, जनरल बाजवा ने ही इमरान खान को हटाया, इमरान खान ने ही इनको DGISI से हटाया, इमरान खान ही आज फौज के बरखिलाफ आवाज उठाने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे वक्त में आसिफ मुनीर का चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनना, जिनके हाथ में न्यूक्लियर बटन है, जिनके हाथ में फॉरेन रिलेशंस है, जिनके हाथ में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पूरा ट्रेड का कारोबार है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी जो है कारोबार करती है। और यही जनरल बाजवा नहीं, इससे पहले जो जनरल बाजवा है वो भी बिलियनर बन के चले गए, ये भी पैसा कमा करके चले गए। तो सारे के सारे ऐसे माहौल में आप यकीन मानिएगा कि फौज जो पाकिस्तान के अंदर है वो ही काउंट करती है, क्योंकि कितना भी कह ले हेट इंडिया, मतलब भारत के बरखिलाफ उनका मुद्दा है एक मकसद से, और वो मकसद है कि किस तरीके से अपने आप को रिलेवेंट रखना, और उस रेलेवेंस के लिए वो हिसाब से पाकिस्तान की जो फौज है वो कार्रवाई करती है। उस अंदाज से पाकिस्तान के जो जनरल बाजवा है उन्होंने प्रधानमंत्री के द्वारा ऐसे अपने आदमियों को नियुक्त करवाया कि किसी प्रकार से भी पाकिस्तान में कोई ऐसे घटना ना हो। जिस प्रकार से इमरान खान फौज के बरखिलाफ बात कर रहा है, जिस प्रकार से आवाम के बीच में भी फौज के बरखिलाफ एक तरीके से मैं कहूंगा कि जी कुलकर्णी साहब एकदम जी इसी मुद्दे पर हम आएंगे। कमर आगा साहब आपसे जानना चाहेंगे, बहुत घरेलू चुनौतियां हैं, जिस तरीके से आपने भी इसके पहले जिक्र किया, आपने ये भी अंदेशा जताया कि स्थिति और ख़राब होगी तो सेना खुद भी स्थिति संभालने के लिए आ सकती है। जनरल बाजवा ने जाते जाते जो स्पीच दी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। उन्होंने खुले तौर से ये माना कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो सियासत में इंडल्ज है, और उस तरह से केवल दुनिया में अकेली फ़ौज है जिसकी आलोचना की जाती है, हर मोर्चे पर आलोचना की जाती है, और उन्होंने कहा कि इसको हमको बचाना होगा। पहली बात, किस तरीके की ये स्वीकारोक्ति लेके चलते हैं और कितना मान के चलते हैं कि मुनीर इस मामले पर आगे बढ़ेंगे, या फिर जिस तरीके से ढर्रा अब तक रहा है उसको लेके चलेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि इस वक्त जनता में पाकिस्तान की काफी आक्रोश है सेना को लेके। वो सेना के वहां पे अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है कि ये पॉलिटिकल रोल करते। पुराना इनका तरीका है, जो भी सत्ता में आता था, इलेक्शन जीतता था, उसको ये पहले तो जो डेवलपमेंट एजेंडा या कुछ भी उसका जो भी एजेंडा होता था उसको इम्प्लीमेंट नहीं करने देते थे, और फिर 3 साल के बाद धीरे धीरे उसके खिलाफ कैंपेन करके उसको सत्ता से हटा देते थे, ताकि वो पूरा टर्म ना करने पाए, अगला इलेक्शन ना जीतने पाए। फिर वो दूसरे आदमी को लिए आते थे अगली दफे, या स्वयं सेना सत्ता में आ जाती थी ये कह के कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मुल्क को बचाने के लिए लोग खुश होते थे कि सेना आ गई। अब से पाकिस्तान की जो सेना है वो अपने को इस्लामिक रिपब्लिक का मुहाफिज यानी गार्डियन के रूप में देखती है, और वो ये एक बहुत बड़ा उसका रोल है। और वही उसी रोल की वजह से वो एक तरफ तो पॉलिटिकल रोल भी करती है, दूसरी तरफ बिजनेस, इकोनॉमिक्स, इन सब चीज़ों पे रहती है, फॉरेन पॉलिसी के भी उसका पूरा दखल रहता है, और सिक्योरिटी तो है ही उसका फोर्ट। तो इस तरीके से वो पूरा नेटवर्क मुनीर ने फैला रखा है। और एक बात गौरतलब ये भी है कि बेइंतहा करप्ट है वहाँ की सेनापति, जो खुद स्वयं उनके बारे में कहा। अभी जो रिपोर्ट्स लीक हुई वो रिपोर्ट्स क्रेडिबल हैं, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट से उनको मिला है कि $35 मिलियन
डॉलर्स उन्हीं ने उनकी फैमिली वालों ने जी। पिछले कुछ समय में कमाए हैं। उसके अलावा कितना अवैध तरीके से बाहर भेज दिया है पैसा, उसका कोई इल्म नहीं है। तो ये जो है ना, अब मुनीर के सामने, लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर के सामने मैं समझता हूँ बहुत सी चुनौतियां हैं। एक तो इंटरनल सिचुएशन, दूसरी तरफ आर्मी में विभाजन है पाकिस्तान की। कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई एक तरफ तो यह है कि मुनीर स्वयं काफी एक्सट्रीमिस्ट है और इनका अच्छे संबंध जो है जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमाए इस्लाम पाकिस्तान, ये कट्टरपंथी इस्लामिक संस्थाएं हैं। और फिर उसके अलावा इनके संबंध जिनका इनके थ्रू आतंकवादी संगठनों से हैं। आतंकवादी संगठन जो है, इसमें कुछ संगठन निश्चित। पाकिस्तान के भी कमर खिलाफ आगा हो गए हैं। साहब, इन चुनौतियों पर हम आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय जो चुनौतियां हैं सामने, तालिबान और अमेरिका से खराब होते रिश्ते, उस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे संजय कुलकर्णी जी आपसे कि इतिहास को झुठलाने का, इतिहास को नकारने का, मुंह चुराने का काम जाते जाते जनरल बाजवा ने किया। उन्होंने कहा 34,000 केवल सैनिकों ने सरेंडर किया, 93,000 से ज़्यादा सैनिकों ने सरेंडर किया था। निया जी की वो सरेंडर करती हुई तस्वीरें वो उनके जहन में, दिमाग में वो धुंधली पड़ती जा रही। किस रूप में देखते हैं ये जाते जाते जो उनका बयान रहा? पहला बयान ये कि सेना को अपनी छवि सुधारनी होगी, दूसरा बयान ये कि इतिहास को सीखने के बजाय इतिहास को झुठलाने की कोशिश। मुझे लगता है झूठ झूठ और झूठ, और कुछ नहीं किया जनरल बाजवा ने। कहने का कि आर्मी ने एपॉलिटिकल रहना चाहिए थ्रूआउट, मुझे लगता है 1947 से लेकर के आज तक, और आज से 50 साल तक कम से कम पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान ही चलाएगा और दखल अंदाजी देता रहेगा। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे 34,000 सैनिक थे, कितना झूठ। मतलब उनको 50 साल लगे इस बात को कहने का। उन्होंने कहा कि जिसका जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, मैं जिक्र करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये ऐसे हुआ। अरे 93,000 उन्होंने माना, और उसी में वो कह रहे हैं कि फील्ड मार्शल मानेकशॉ ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी ने अच्छा लड़ा। इसमें कोई शक नहीं, लड़ाई वो भी सैनिक है, लेकिन उसके बावजूद कम से कम इतना झूठ कि मेरे सिर्फ 34,000 ही सैनिक थे और 93,000 इंटरजीत को खाना खिलाया, साल भर इधर रखा, और उनके जनरल साहब यहाँ पे हिंदुस्तान में बैठे हुए पीडब्ल्यूज बने हुए थे। ये मतलब झूठ और झूठ। मुझे लगता है वो एक प्रकार से फौज को, क्योंकि उन्होंने इतना क्या कहते हैं, करोड़पति कितना पैसा कमा लिया है, वो चाहते हैं कि जाते वक्त कम से कम अपनी फौज का पीठ थपथपाते हुए जाओ। और क्या कहा उन्होंने, ये जो 34,000 सैनिक थे मेरे, ये हीरो हैं, हमारे हीरो हैं जी। ये मतलब इस तरह की भाषा बोलना, इस तरह का करना, वो 50 साल के बाद, और वो भी अपने लास्ट एड्रेस में। मुझे लगता है कि बाजवा अपने आप को देखना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं कि भाई जिस प्रकार से उनकी जो छवि है, जबरदस्त उसको झटका लगा है एक चोर। और आज की तारीख में जब पाकिस्तान के अंदर इतना भ्रष्टाचार, पाकिस्तान के अंदर इतना इन्फ्लेशन, पाकिस्तान के अंदर भूखमरी, पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार से परेशानी, उसको देखते हुए मुझे लगता है फौज के जो जनरल्स हैं और जिस तरीके से वहां पे करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने पूरे माहौल को इतना खराब कर रखा है, या पाकिस्तान की जो जनता है उसको यही नहीं मालूम है कि ये उसके मुल्क किस तरफ जा रहा है, कहीं मुल्क कहां जा रहा है, मुस्तकबिल क्या होगा। कमर आगा साहब आपसे जानना चाहेंगे, इससे पहले आप बैनुल अक़वामी चुनौतियों की बात कर रहे थे। सबसे बड़ी बात अगर देखें, तालिबान जिसको पाल पोस के बड़ा किया पाकिस्तान ने और अपने ही कब्जे में रखने की कोशिश की, हालात आज ये हैं कि वो भी ना ISI की सुन रहा, ना सेना की सुन रहा है। US से संबंध बहुत ही नाजुक स्थिति में पहुंच चुके हैं। लॉन्ग मार्च निकला हुआ है, इस्लामाबाद की तरफ लोग कूच कर रहे हैं, और पहली बार सेना के प्रतिष्ठानों पर भी जनता ने प्रदर्शन किए, हमले किए। किस रूप में देखते हैं सेना का भी रोल, चुनौतियां और साथ ही साथ आगे का भविष्य? देखिए, भविष्य तो बहुत ही खराब है, बहुत ही अनसर्टेन। क्या होगा सही दिखाई नहीं देता। मतलब मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली सभी इस बात को कर रहे हैं, और हर पाकिस्तानी डरा भी है। सेना के वो आम जनता, अब उसके जो रोल था, जो उसकी छवि थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अगर वो इंटरवेंशन करती है तो और हालात बिगड़ेंगे, वो सुधार नहीं सकती जी। और पहले भी यही हुआ है कि जब भी उन्हीं ने सत्ता अपने हाथ में ली है, हालात सुधार नहीं पाए और फिर बाद में इलेक्शन करा के जल्दी से हट जाते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि इनके तालिबान एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है, खासतौर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इन्हीं ने इतने लोगों को मारा है, फ्रंटियर प्रोविंस के जो लोग थे, खासतौर से मशहूद ट्राइब्स के, ये बड़ा फरोशस ट्राइब्स हैं वहाँ पे, ये कुछ है।
वहाँ पे इनका पास सेल्फ रूल होता था, पहले अंग्रेजों ने इनको दे दिया था, और ये अपनी खुद ही नीतियां तय करते थे, और वहाँ पे गवर्नमेंट इंटरफियरेंस नहीं करती थी। उस वहाँ पे जाके इन्हीं ने बहुत बुरी तरह माना है, वो इनके पीछे पड़े हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा, फिर उसके अलावा सिंध और बलूचिस्तान के अंदर जो हालात हैं हम लोग सब जानते हैं। इसके अलावा ये है कि अमेरिका का, जिसकी आप बात कर रहे थे, अमेरिका से ये दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे संबंध हो जाएं। उसकी वजह यही है कि बगैर अमेरिका की मान्यता दिए हुए सेना सत्ता में नहीं आ सकती। अगर सत्ता में उसको आना है, अगर वो आती है, तो अमेरिका का उसको मान्यता प्राप्त करना, हासिल करना जरूर होगा, वरना फिर उसके पास सैंक्शंस लग जाते हैं, और फिर पहले भी लगे थे। FATF से अब वो बाहर आ गए हैं, ग्रे लिस्ट से। सोच रहे हैं कि शायद कुछ लोन मिल जाए, लेकिन कब तक लोन लेंगे? दूसरी तरफ चाइना है, चाइना का $65 बिलियन का लोन है, $42 बिलियन का दूसरा लोन है। ये सर जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट बने हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी इस लायक नहीं है कि उनको एब्जॉर्ब कर सके, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर से भी बराबर वहां पे आतंकवाद पाकिस्तान में आ रहा है। देखिए, अफगान तालिबान जो है ये कोई एक संगठन नहीं है, इसमें बहुत से ग्रुप हैं, और कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए हैं, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ हैं। आपस में भी इनकी लड़ाइयां हैं, और इन्हीं ने जो कमिटमेंट दिया था वो पूरा नहीं हुआ अमेरिका को। तो इनकी बेहद नाजुक दौर से कहीं ना कहीं पाकिस्तान गुजर रहा। बस चलते चलते आखिरी टिप्पणी आपसे लेंगे लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, किस रूप में देखते हैं जाते जाते बाजवा का ये बयान करना कि सेना को अपनी हद में रहना चाहिए, सियासत में नहीं घुसना चाहिए, साथ ही साथ इस नसीहत का थोड़ा अमल क्या उनके उत्तराधिकारी करेंगे, या फिर वही पुराना राग जिसमें कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, सीमा पार आतंकवाद, या फिर दहशतगर्दों को पैसे मुहैया करा के पूरे इस हिंदुस्तानी बर्र-ए-शगीर को अस्थिरता में डालने की कोशिश, किस रूप में देखते हैं? अश्विनी जी, मैं ये कहूंगा कि जिस प्रकार से आज की आर्थिक स्थिति है पाकिस्तान की फौज जो है बहुत होशियार है। वो कभी भी दखल अंदाजी नहीं देगी, इन्हीं को आपस में मरवाएगी और यकीन करेगी कि दूर रिमोट कंट्रोल से वो करते रहे। जहां तक मुनीर का सवाल है, वो हार्डलाइनर है या हार्डलाइनर रहेगा, उनका जो भारत के साथ नजरिया है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अभी तक होता आया वैसे ही होता आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो सरकार के अंदर दखलंदाजी देने की कोशिश करेगा। रिमोट कंट्रोल में सब कुछ चलेगा। अमेरिका के साथ रिश्ते हैं, न्यूक्लियर बटन है, चीन के साथ है। अब असीम बाजवा, प्रेसिडेंट चीफ ने इससे पहले जो असीम बाजवा जो CPEC का चेयरमैन है, उन्होंने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए, इस बाजवा ने कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए। तो आप देखेंगे ये सब आते हैं उसी के लिए, पैसा कमाने के लिए। और इसके बारे में पाकिस्तान में हर आवाम को मालूम है कि ये जितने जनरल साहब हैं ये सब के सब पैसा कमाने के लिए आते हैं और पाकिस्तान को लूट रहे हैं। तो इस ऐसे माहौल में मुझे नहीं लगता आसिफ मुनीर कुछ करेगा। यकीन करेगा कि किस प्रकार से अपनी नैया चलती रहे, और पाकिस्तान को अगर कोशिश करके इस आर्थिक स्थिति से बाहर निकाला जा सकता है तो दूर रहे। लेकिन सत्ता संभालने की जहां बात आती है, सिविल वॉर हो जाएगा पाकिस्तान में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, और बहुत बहुत शुक्रिया कमर आगा साहब हमसे जुड़ने के लिए, विस्तार से अपनी बात रखने के लिए। तो पाकिस्तान में नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति का ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा। बस यही कहा जा सकता है कि जिस नाजुक दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, देखते रहिए चुनौतियां क्या हैं, और ये भी देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। इस विशेष प्रसारण में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।